वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आज का मोटिवेशनल थॉट, अच्छाई और सच्चाई पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग जान रहे हैं और फॉलो भी कीजिएगा लाइफ में। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग के सामने देखिए रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2025 का मैं प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 1 लेके आऊँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इसमें टोटल आप लोग का 120 प्रश्न होंगे आप लोग का बेस्ड ऑन सिलेबस। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। सेट नंबर 1 है ये, आप लोग को ऑलरेडी पता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया इस सेट में जमलिंग क्वेश्चन नहीं दिया, जो कि फ्रेंड्स सबसे पहले 35 जो क्वेश्चन दिया आप लोग का मैथ्स दिया है, देन 50 क्वेश्चन आप लोग का जीके जीएस दिया है, और लास्ट 35 आप लोग को जो दिया वह रीजनिंग दिया। इसके रिगार्डिंग टोटल 120 क्वेश्चन दिया। क्लियर है? तो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, देन आप लोग को भी सामने सारे क्वेश्चन को मैं डील करूंगा विथ अपना कंसेप्ट से। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन है टोटल। देखिए 35 क्वेश्चन मैथ्स का था, देन आप लोग का रीजनिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सॉरी जीके जीएस स्टार्ट हो गया, देन आप लोग का रीजनिंग स्टार्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी मैं आप लोग के सामने पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिटेल से बताऊंगा, तो और आप लोग को 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए आप लोग पूरे का पूरे क्वेश्चन। तो ये रहा 120 क्वेश्चन, देन आप लोग का आंसर की भी मैं आप लोग के सामने यहाँ पे शो करवा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आज सोच रहा हूँ आप लोग के सामने जो क्वेश्चन जो सॉल्व करवाता हूँ, सॉल्व नहीं, सबसे पहले जीके जीएस से स्टार्ट करता हूँ। तो जीके जीएस से स्टार्ट करवा देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप मैं कर दूँ। तो देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आप लोग का 36 से। क्लियर है? देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यकृत की कोशिकाओं में कौन सी कोशिकांग विसरण और औषधि मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, सबसे पहले लीवर हमारे ब्लड, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। क्लियर है? इस चीज़ को तो आप लोगों को पढ़ा होगा। साथ साथ यकृत हमारे शरीर का मुख्य विसरण अंग भी होता है। अब इसकी कोशिकाओं में SCR की मात्रा अधिक होती है, यानी इसकी कोशिकाओं में SCR जिसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात ही करना चाहते हैं फ्रेंड्स आप लोग के सामने गोल्जी उपकरण का, जिसे बोलते हैं गोल्जी एपर्चस। तो गोल्जी उपकरण क्या होता है? ये प्रोटीन को पैकिंग का कार्य करता है। तो क्वेश्चन आया प्रोटीन का पैकिंग का कार्य कौन होता है? तो गोल्जी उपकरण करता है। देन लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती की थैली बोलते हैं। वही बात करना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वह ATP के फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त स्कंदन प्रक्रिया में थ्रोम्बिन को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिख रहा है। ये लिख रहा है आप लोगों को थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स आवश्यक होता है? तो याद रखिए, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन का यूज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हेपेरिन का। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं हेपेरिन एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड्स को जमने से रोकता है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब बातें करना चाहते हैं इसमें, देखिए 5 रेजिनोडेन। तो 5 रेजिनोडेन क्या होता है? एक ऐसा होता है जो घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन धागों में बदल देता है। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है ये। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केल्विन चक्र में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो फ्रेंड इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो पार्ट्स होता है आप लोग का अस्ट्रोनोमा में होता है। किसमें होता है? अस्ट्रोमा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। होपफुली आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन होगा ये। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने किस टाइप्स का पूछ रहा है। तो हाल ही में BMW ग्रुप एयर इंडिया का अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन आप लोग का करंट अफेयर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया का अध्यक्ष एवं CEO जो बनाया गया, हरदीप सिंह बरार को बनाया। किसे बनाया? हरदीप सिंह बरार को। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? याद रखिए कब इन्होंने पद भार ग्रहण किया? तो 1 सितंबर 2025 को, 1 सितंबर 2025 को। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। फ्रेंड्स अजय बंगा कौन है? तो आप लोग बता सकते हैं विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। क्लियर है? और ऑलरेडी आप लोगों को पता अजय बंगा भारतीय अमेरिकी है। क्लियर है?
चलिए, यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना चाहेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। मे बी पॉसिबिलिटी पिछली बार पूछा था, इस साल भी पूछ सकता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। क्लियर है? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले यूपीआई अपनाने वाला जो देश का नाम था भूटान था। पहला कौन देश था? भूटान था। देन यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा है कैरिबियाई देश, कैरिबियाई देश। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो त्रिनाद एंड टोबैगो होंगे। क्या होगा? त्रिनाद एंड टोबैगो होंगे। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए, बातें करना चाहते हैं त्रिनाद एंड टोबैगो से एक इंपॉर्टेंस पर। तो आप लोगों को पता होगा भारत में 9 जनवरी से आप लोग देखे होंगे, 9 जनवरी से लेके आप लोगों के सामने जो प्रवासी दिवस मनाया गया। तो इस बार प्रवासी दिवस पे मुख्य जो अतिथि थे त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थे, जो कि क्रिस्टिन कंगालू थे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोला गया था? तो आप लोग को ये आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन होगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा मेहरगढ़ होगा। क्या होगा? ये मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित्रघात किस मौर्य राजा का अन्य नाम है? तो ऑप्शन लिख रहा है बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ होता है दुश्मनों का राख, यानी कि दुश्मनों का शत्रु होता है। अमित्रघात को हम लोग क्या बोलते हैं? दुश्मनों का शत्रु बोलते हैं। क्लियर है? या फिर शत्रु विनाशक कहते हैं। तो आप लोग को पता ही है मौर्य राजा बिंदुसार का नाम था। किसका था? मौर्य राजा बिंदुसार का था। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं मौर्य राजा का, तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, सबसे पहले मौर्य राजा के लिए आप लोग याद कर लिए एमबीए याद कर लिए। क्या याद करिए? एमबीए। तो देखिए, मौर्य वंश का सबसे पहले संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। देन उसके उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार। और उनके उत्तराधिकारी कौन थे? ऐसे अशोक हुए थे। क्लियर है? इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तीनों आप लोग का एमबीए से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिंबिसार। तो फ्रेंड देखिए, एक मैं और ट्रिक बताता, बाऊ याद कर लिए। देखिए BAU ये बाऊ याद कर लिए। सबसे पहले हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा कौन थे? ए से कौन थे? आप लोग बताइएगा। BAU। तो ए से कौन हो गया था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बेटा कौन थे? उदयन। और ये क्या था? उदयन ने अपने पिताजी अजातशत्रु को मारे। अजातशत्रु ने किसे मारे थे? बिंबिसार को। ये कहानी था उनका। चलिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा गियासपुर होगा। क्या होगा? गियासपुर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गियासपुर स्थित है। क्लियर है? चलिए, वही फ्रेंड्स याद रखिए, दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और आप लोगों को पता होगा निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन था? अमीर खुसरो थे। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता, इसमें किस प्रकार का चट्टान पाया था? तो अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान पाए थे? ये अवसादी चट्टान पाए थे। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये तो भारत का बच्चा जानता है। कौन सा है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा है। क्लियर है? इस चीज को आप लोगों को पता होगा। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितना है? तो ये भी आप लोगों को पता है 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। और आप लोगों को पता होगा चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। सेलेनोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे लिख रहा उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, यहाँ पे लिख रहा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि। यहाँ पे लंबी रात्रि की बात करें तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होता है वो 22 दिसंबर को होती है। क्या होती है? 22 दिसंबर को होती है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। क्लियर है? और मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। वही बात करना चाहते हैं 21 जून का। तो ऑलरेडी फ्रेंड पता होगा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति बोलते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट्स। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व योगा डे मनाते हैं। अब 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। चलिए, वही बात करना चाहते हैं 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। वही 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो आप लोग के इंपॉर्टेंस होगा। तो याद रखें MS वर्ड में ट्रैक चेंज का सुविधा का जो मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेज में किए गए संशोधनों की निगरानी और समीक्षा करना। क्या होता है ये? दस्तावेज में किए गए संशोधनों की निगरानी और समीक्षा करना होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, लिख रहा है देखिए MS एक्सेल में VLOOK फंक्शन में रेंज लुकअप तर्क में फॉल्स मान सेट कराने का क्या परिणाम होगा। तो इसको अगर आप लोग आंसर कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या होगा, यह केवल सटीक मिलान ढूंढता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल किस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित है जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है। सबसे पहले फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफॉर्मर होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर। अगेन आई रिपीट, चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। क्लियर है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को 2017 में गूगल ने एक विशेष शोध पत्र में पेश किया था। क्लियर है, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे करिएगा, हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा एनडीपी में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद एनडीपी सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो फ्रेंड्स याद रखिए एनडीपी में कुल संख्या जो यानी कि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को जोड़ने से एनडीपी में कुल जो संख्या हो गई है टोटल हो चुकी है 11। कितना हो चुका है, 11 हो चुका है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं वर्तमान में एनडीपी के सदस्य के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को पता इसमें ब्रिक्स के सारे देश शामिल थे, तो हम लोग आगे लिखना चाहेंगे ब्रिक्स के बारे में। देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे BRICS, देखिए हम लोग BRICS ले देंगे, तो ऑलरेडी हम लोग ब्रिक्स से जानने के प्रयास करें। B हो गया ब्राजील, R4 हो गया रसिया हो गया, I फॉर इंडिया हो गया, C फॉर चीन हो गया, S4 हो गया साउथ अफ्रीका। ये मूल कंट्री थे। क्लियर है, देन इसके बाद सबसे पहले बांग्लादेश शामिल हुआ, देन UAE यानी UAE शामिल हुए थे, फिर आप लोग का मिस्र शामिल हुए थे जिसे हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। अब इसके बाद अल्जीरिया शामिल हुए थे, और लास्टली आप लोग को कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हुए हैं। तो देखिए ये 5 आप लोग को मूल थे। देन B फॉर बांग्लादेश हो गया, U फॉर UAE हो गया, मिस्र हो गया, आ से क्या हो गया, तो आ से में अल्जीरिया हो गया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान हो गया। टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहता है एनडीबी के बारे में, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता है एनडीबी की जो स्थापना हुआ था 2015 में हुआ था। कब हुआ था, ये 2015 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे था, चीन है। कहाँ पे फ्रेंड्स, चीन में है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्तमान में एनडीबी के जो अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ है। क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ है। देखिए मैं ले देता हूँ, डिल्मा रूसेफ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देन आप लोगों के सामने और भी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए पॉलिटिकल्स का, भारतीय संविधान के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को पता होगा धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सेकुलरिज्म, यानी कि एक ऐसा देश जिसका कोई भी धर्म नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या लिख रहा है, सभी भारतीय कानून के सामने समान है। ऑप्शन बी, भारत का कोई धर्म नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मैं क्या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है किसी का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग चूज कर सकते हैं। देन आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन जो कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें कि फ्रेंड भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी 1976 में ये आप लोगों का संशोधन हुआ था। क्लियर है, और इसी समय भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। क्लियर है, तो क्वेश्चन आता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया था, 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन होगा। क्लियर है, चलिए, और देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, तो देखता हूँ इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस क्या उसी के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, देखिए सभी नागरिक कानून के सामने समान है। ये आर्टिकल नंबर आप लोग के सामने होगा 14 नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर है, इसका कोई धर्म नहीं आप लोग हो गया। सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 326 के अकॉर्डिंग वोट करते हैं। सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से हो गया। क्लियर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं अब जस्ट आप लोगों के सामने बताया था 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, यानी कि मिनी संविधान भी कहते हैं। क्लियर है, और इसे इंदिरा संविधान भी कहते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जो कि फ्रेंड भारतीय संविधान में 1976 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें सबसे पहले 3 शब्द को जोड़ा गया था, याद रखिएगा 1976 में इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था।
तो तीनों शब्द मैं लिख देता हूँ। आगे देखिए 1976 लिख दिया, तीनों शब्द मैं लिख देता हूँ, तीनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समाजवाद को जोड़ा गया था, देन पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, लास्ट आप लोग का अखंडता को जोड़ा गया था। क्लियर है, तो ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोला किसको नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए गणराज्य, किसको नहीं जोड़ा था, गणराज्य, तो गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। क्लियर है, चलिए बातें करना चाहते हैं गणराज्य। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो गणराज्य शब्द जो लिखा है भारतीय संविधान में, यह फ्रांस से देश से लिया, किस देश से लिया गया, फ्रांस से। आप लोगों को बताना चाहिए कैसे याद करिए, गणित में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, तो इस टाइप से आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे में। तो भारतीय संविधान में 13 दिसंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, प्रस्तुत किया था। क्लियर है, और देन आप लोगों को पता होगा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान ने अपनाया था। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये, देखिए क्या लिख रहा, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके बाद क्या लिख रहा। तो आज़ादी के बाद भारत भाषा के आधार पर भारतीयों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है ना, तो 1956 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1956 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। याद रखें 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, और किस आयोग के अकॉर्डिंग हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसमें टोटल राज्य थे 16 राज्य थे, और देखिए मैं इधर टोटल 16 स्टेट थे, और वही 3 यूटी बनाने का सिफारिश किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने फिर 14 राज्य को, कितना, 14 स्टेट को और 6 यूटी को बनाया था, यानी सिफारिश हुआ था 16 स्टेट और 3 यूटी का, लेकिन भारत सरकार ने फाइनल तभी 14 स्टेट और 6 यूटी को बनाने के लिए प्रावधान दिया था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप, और साथ साथ देखिए अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बना था आंध्र प्रदेश बना था, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप लोग का जानकारी रहनी होगी भारत का सबसे अंतिम राज्य जो है ना वह तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा है भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया था। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारत में गरीबी का जो निर्धारण होता है वह व्यय विधि द्वारा होता है। किसके विधि द्वारा होता है, वह व्यय विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए और भी क्वेश्चन है उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए गरीबी को अपनाने के लिए बहुत सारी समितियाँ भी चला था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंस था, आप लोग पढ़े होंगे, लकड़वाला समिति था, सुरेश तेंदुलकर समिति था, रंगराजन समिति थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। तो कृषि अर्थव्यवस्था आप लोग को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी वैसे क्षेत्र जो आप लोग को जमीन से संबंधित होता है उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले आप लोग का कृषि आ गया, देन आप लोग का खेती यानी कि खनिज आ जाएगा, देन आप लोग का मत्स्य पालन आ जाएगा, देन आप लोग वन हो गया। इस टाइप से आप लोग काफ़ी चीज़ को जान सकते हैं। और द्वितीयक में आप लोग को जो फैक्ट्री से संबंधित होता है यानी औद्योगिकीकरण, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। देखिए भारत की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ खोला गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा में खोला गया। कहाँ पे खोला गया, उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आप लोग को जानकर हैरानी होगा भारत की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा के सिंपली पार्क टाइगर रिजर्व के निकट खोला गया। ठीक है, तो सिंपली पार्क कहाँ पे, तो उड़ीसा में ही है। क्लियर है, चलिए और इसमें देखते हैं कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगर रहता तो मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम सुपरपोजिशन की घटना का क्या तात्पर्य है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिएगा एक क्यूबिक एक ही समय 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट लिख रहा है, यदि किसी ध्वनि स्रोत की तीव्रता को 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो डेसिबल स्तर में कितना वृद्धि होगा। तो फ्रेंड्स याद रखें यदि किसी ध्वनि स्रोत की 100 गुना बढ़ा दिया जाए तो डेसिबल स्तर में 20 डेसिबल की वृद्धि होगी, 20 डेसिबल की वृद्धि होगा। इसके लिए आप लोग को मैं भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसका लॉगरिथम का यूज करना पड़ता है, इसको भी आप लोग स्किप ही कर दीजिए। ठीक है, चलिए और याद रखिए यहाँ क्वेश्चन ध्वनि तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है डेसिबल होता है, इस चीज़ को आप लोग को याद कर सकते हैं। क्लियर है, और ध्वनि के कैसा तरंग है, तो ध्वनि देखिए ध्वा लिखता ना, तो इसलिए आप लोग याद रखिए अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसे याद करें, देखिए आधा था इसमें भी ना, तो इसलिए प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है ये।
देखिए, एक पूर्णतः अप्रत्यक्ष टक्कर यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि हमेशा संरक्षित होती है। ये तो क्वेश्चन इजी है। तो हमेशा फ्रेंड्स इसमें याद रखें मोमेंटम हमेशा संरक्षित होती है। क्या होती है? मोमेंटम। तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में हमेशा मोमेंटम क्या होता है? ये संरक्षित होती है यानी कांस्टेंट होती है। बाकी इलास्टिक कंडीशन में आप लोग का संवेग और गति जो दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स आईसीसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बनाया गया है वह संजोग गुप्ता को बनाया गया। किसको बनाया? संजोग गुप्ता को। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? यह जो स्थान लेंगे जोएफ एलर्डिस के स्थान पर लेंगे। किसका लेंगे? जोएफ एलर्डिस का स्थान लेंगे। तो जोएफ एलर्डिस का स्थान के लिए यानी इनके जहाँ पे ये आ गए हैं। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वर्तमान में संजोग गुप्ता जो है जियो स्टार में स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंस के सीईओ भी रह चुके हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं आईसीसी का। तो आईसीसी का स्थापना जो हुआ था 1909 में हुआ था। क्लियर है? और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को पता यूएई है यानी कि दुबई है। और इससे पहले वर्तमान में आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग जानते हैं अमित शाह के बेटे कौन है? जय शाह। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये जय शाह है। क्लियर है? अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम लोग बोलते हैं सीईओ तो संजोग गुप्ता बन गया। चलिए और वैसे तो कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। आप लोग को फ्रेंड्स पता होगा बीसीसीआई का नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। देखते हैं कौन बनता है ये। ऐसे मिथुन मनहास का नाम चल रहा है। देखिए कौन बनते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आप लोग को पता होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो याद रखें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की जो मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत करने वाला है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखें इससे पहले अपना प्यारा देश भारत ना कुल 3 टाइम्स इसका सम्मेलन कर चुके हैं। चलिए तीनों बार मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 में किए थे, 2012 में किए थे। देन आप लोग को उसके 4 साल बाद यानी कि 2016 में किए थे। और इससे पहले आप लोग का 2021 में किए थे। ये आप लोग को याद रखें 12, 16, 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है? चलिए अब कब होगा? 2026 में यानी कि इस बार चौथी बार करने जा रहे हैं अपना प्यारा देश भारत। इस टाइप से भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ब्रिक्स में, देखिए ब्रिक्स में आप लोग को पता होगा कुल कितना देश है। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ब्रिक्स में अभी वर्तमान में ब्रिक्स में कुल सदस्यों की संख्या 10 है। कौन है ये? 10 है। ठीक है? इसमें सबसे पहले इसका जो मेन कंट्री थे, देखिए ब्रिक्स को अगर लिखते हैं BRIC, ये आप लोग का मूल कंट्री थे। अब S4 होता है साउथ अफ्रीका, यानी B4 हो गया आप लोग का ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C4 चाइना हो गया, S4 साउथ अफ्रीका। ये मूल कंट्री थे और साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। क्लियर है? इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 लगातार कंट्री आए थे। तीनों का नाम आई से था। देखिए काफ़ी जानकार हैरानी होगा। देखिए सबसे पहले I फॉर ईरान थे। क्लियर है? फिर देखिए I फॉर इथोपिया थे। फिर I फॉर था यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात जिसे बोलते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र अमीरात को क्या यूएई बोलते हैं ना, सॉरी यूएई आ गए थे। इसके साथ साथ आप लोग का इसमें एक देश थे यूएई भी थे और एक थे मिस्र थे। क्या थे? मिस्र थे। तो यानी मिस्र को हम लोग क्या बोलते हैं? यूएसए यानी एक मिस्र भी थे। क्या थे? ये मिस्र थे। यानी कि टोटल देखा जाए तो आप लोग के सामने देखिए 10 इधर यानी टोटल 5 थे, 6, 7, 8, 9 हो गए। और 10वां जो कंट्री है आप लोग को जानकर हैरानी होगा, 10वां जो कंट्री हुआ 2025 में शामिल हुआ और उनका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी ब्रिक्स कंट्री का सदस्य बन चुका है। जनवरी 2025 में शामिल हुए थे। क्लियर है? चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हाल फिलहाल में यानी 2025 में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ब्राज़ील की सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। क्लियर है? जो कि 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में कौन भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? ये मुझे पता है, मेरा दरोगा का पेपर था उस समय पूछा गया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी का जो आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ है। क्या है? माई कंट्री माई लाइफ है। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखें लाल कृष्ण आडवाणी को भारत में 50वें नंबर का भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले आप लोग को पता होगा 2023 तक कुल भारत में 48 लोगों को भारत रत्न मिला था। वही सबसे पहले 2024 में सबसे पहले 49वां जो मिला था कर्पूरी ठाकुर को। देन 50वां मिला थे लाल कृष्ण आडवाणी को। क्लियर है? 2024 में कुल 5 लोगों को मिला था। इसके बाद आप लोग लिखिए 51 में कौन थे, तो आप लोग को पढ़े भी होंगे कौन थे।
स्वामीनाथन कौन थे? स्वामीनाथन थे। देन आप लोग को 52 नंबर का कौन थे? तो आप लोग पढ़े होंगे ये, यानी कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, आप लोग बताइएगा, यूपी के जो रहने वाले थे, यानी कि चौधरी चरण सिंह थे। और एक और आप लोग बताइए पीवी नरसिम्हा राव थे। तो टोटल 2 3 5 यानी टोटल अब तक भारत में कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर है? तो माई कंट्री माई लाइफ किसका? लाल कृष्ण आडवाणी का है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? माई लाइफ सॉरी वन क्या लिखा है? वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। देखिए वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे? देखिए वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये तो आप लोगों को पता है भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के राजनेता नटवर सिंह के, किसका? ये नटवर सिंह का। ये तो इस चीज़ को याद रखें, ये आप लोग का किसका है? नटवर सिंह का। क्लियर है? वही माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स है। तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो लिखा गया इसके बारे में कन्फ्यूजन हो, वैसे इसका लिखा आर वेंकटेरमन के द्वारा लिखा गया, आर वेंकटेरमन के द्वारा लिखा गया। चलिए जो क्वेश्चन उस चीज़ के बारे में जानिएगा। देखिए सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? ये क्वेश्चन झारखंड का भी है, बिहार का भी है। ठीक है, तो सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है जो कि त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते से समर्पित है। तो भाई और बहन का, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिए, सामा जो होता है ना वह श्याम थे। सामा क्या थे? श्याम था। और चकेवा कौन थे? तो भाई थे। तो ये श्यामा और चकेवा भाई बहन थे। श्यामा और चकेवा कौन थे? भाई बहन थे। और इसे हमेशा कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा दीवान ए कोहिम की जो स्थापना किया था उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग बोलते हैं MBT। क्या बोलते हैं? MBT। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़े, यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने राजधानी लाहौर से देवगिरी कर दिया था। लाहौर से देवगिरी अर्थात दौलताबाद बात कर दिए थे। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और बात करते हैं, देखिए इल्तुतमिश, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे गुलाब, यानी गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक देखा जाए ना तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्लियर है? और सिकंदर लोदी ने आप लोग को पढ़े भी होंगे 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। और इन्हीं के बेटा कौन थे? तो इब्राहिम लोदी थे। क्लियर है? और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जितना बातें करें उतना कम हो गया। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्लियर है? इसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़े होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसमें कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो कमेटी था उसका नाम था हंटर कमेटी। क्या था ये? अंग्रेजों के द्वारा बने कमेटी को हंटर कमेटी बोलते हैं। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो बना था उसको बोलते हैं तहकीकात कमेटी। क्या बोलते हैं? तहकीकात कमेटी। ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन हुआ था वह 1936 में हुआ था। 1936 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड ये जो हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था, जो कि भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। क्लियर है? चलिए और ये जो स्थापना हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका स्थापना? लखनऊ में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। कहाँ पे हुआ था ये? लखनऊ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ईरान में होगा। कहाँ पे ये दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे है? तो ईरान में है। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए विनेगर यानी कि सिरका में पाए जाने वाले एसिटिक एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करना चाहते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला का। तो अल्टीमेटली एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है इथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसे, CH3COOH होता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े बढ़िया से तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये आप लोग का जो आ रहा है COOH आ रहा है। ठीक है? तो इसे बोलते हैं हम लोग, इससे प्रक्रियात्मक यानी फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं देखिए OH का। तो OH जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो एल्कोहल का होता है, एल्डिहाइड का बॉन्ड CH होता है, कार्बोक्सिलिक का होता है बॉन्ड COH होता है, कीटोन का होता है डबल बॉन्ड CO होता है। इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं।
पॉलीथीन का निर्माण एथीन के अणुओं के श्रृंखलाबद्ध जुड़ाव से होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड ये जो क्वेश्चन आप लोग का पॉलीमर्स चैप्टर से है, तो याद रखिए पॉलीथीन एक प्रकार का, सबसे पहले याद रखिए पॉलीमर है, पॉलीथीन के एक प्रकार का पॉलीमर है और इसका मोनोमर यूनिट क्या है, एथीन होता है। क्या होता है, एथीन होता है। तो ये जो श्रृंखला देखिए यहाँ पे क्या लिखा, श्रृंखला जो जुड़ा होता है, तो श्रृंखला जो जुड़ा होता है उससे हम लोग बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं बहुलीकरण। क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इथीन का, तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखें C2H2 होता है। क्या होता है, C2H2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सब सारे क्वेश्चन को मैं समझा सकता था, लेकिन अभी आप लोग को केवल क्वेश्चन देखना है और कंटेंट को देखना है। भारत के आदित्य L1 सौर मिशन पर लगे VELC पेलोड का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा सूर्य के कोरोना का अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। बातें करना चाहते हैं VELC का फुल फॉर्म क्या होता है। V4 होता है विजिबल, E4 होता है इमिशन, L4 होता है लाइन एंड कोरोनाग्राफ। तो विजिबल, इमिशन, लाइन, कोरोनाग्राफ होता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए और फ्रेंड्स याद होगा आदित्य L1 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है और सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। आदित्य L1 को कब छोड़ा गया था, तो ये भी आप लोगों को बताया था 2 सितंबर को छोड़ा गया था। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। ये भी आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो लॉन्च किया गया था वह 2028 में किया गया था कि 2028 में लॉन्च किया गया, 2028 में। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। क्या लिख रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो 73 का बोल रहा है। तो देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इस योजना का उद्देश्य BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना है। फिर लिख रहा, इस योजना के तहत 31,000 रुपये को प्रोत्साहन राशि उस परिवारों को दी जाएगी जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा केवल ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस योजना का उद्देश्य BPL परिवार को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना था। क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यह जो योजना जो सबसे पहले राजस्थान से शुरू किया गया था, राजस्थान से शुरू किया गया था। डेट आप लोग को पता होगा इसी वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो 4 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था, 4 जुलाई 2025 से हुआ था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदी होती है, जिसमें होती है रामगंगा होते हैं, गोमती होती है, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन तो यमुना है, तो ऑप्शन लगा सकते हैं यमुना हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रन जलप्रपात किस नदी पे है। तो फ्रेंड्स याद रखें शिव समुद्रन जलप्रपात जो है ना वह कावेरी नदी पे, किस नदी पे, कावेरी नदी पे। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता कुंचिकल जलप्रपात, देखिए मैं लिख देता हूँ कुंचिकल जलप्रपात। देखिए कुंचिकल, तो कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या देखते हैं, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ। तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय वह मुंबई CST है। क्या, मुंबई CST। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। और वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, तो ये आप लोगों को पता होगा 18 है। कितने, ये 18 है। और 18वां का नाम क्या है, दक्षिण तटीय रेलवे है, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। क्लियर है। और इसको कब बनाया गया था, तो 1 अप्रैल 2019 को बनाया था, 1 अप्रैल 2019 को बनाया गया था। क्लियर है। चलिए कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो फ्रेंड इसे बोलते हैं DPSP। तो भारतीय देखिए राज्य 53 आर्टिकल 53। सबसे पहले याद रखें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लेके आप लोगों के बीच में 51 तक है। अब देखिए 36 से लेके 51 के बीच में कौन है, 53 को कैंसिल कीजिए, 56 को कैंसिल कीजिए, 55 को भी कैंसिल कीजिए, देन आप लोग को 54 यूज करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 44 का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित होती है। और आर्टिकल नंबर 44 क्या लिखता है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
संहिता का वर्णन किया गया। देखिए अगेन आई रिपीट, देखिए मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ को। देखिए आर्टिकल नंबर जो 44 है, ये नागरिकों के लिए समान संहिता लागू किया गया, नागरिकों के लिए समान संहिता। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में नहीं, मैं ही बताता हूँ। तो देखिए समान संहिता लागू किया। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत का पहला राज्य बना गया है उत्तराखंड, जो कि 27 जनवरी 2025 को समान संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। क्लियर है। देन इसके बाद जो लागू किया उनका नाम है गुजरात। सेकेंड कौन राज्य है? तो गुजरात है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। इससे पहले आप लोग का गोवा थे, लेकिन वह पुर्तगाली लोगों ने वहाँ पे लागू किए थे। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा में यूएससीसी लागू किया गया था। बात करना चाहते हैं राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 15 तो 55। तो फ्रेंड्स याद रखें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल नंबर 55 से होता है। वही आर्टिकल नंबर 366 से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और आर्टिकल नंबर 326 से लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी टफ है ये। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो होता है ना, किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया था? तो आप लोगों को पता होगा आर्टिकल नंबर 358 के तहत, आर्टिकल नंबर 358 के तहत यह निलंबित किया था। क्लियर है। तो चलिए इसका डिस्कस कर देते हैं। देखिए भारतीय संविधान में सबसे पहले भारतीय संविधान में जो आपातकाल है, तो भारतीय संविधान में आपातकाल को कुल 3 भागों में बांटा गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपातकाल होता है उसे बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले जो आर्टिकल होता है उससे बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल होता है वह 352 होता है। देन आप लोग का होता है 356, जो कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर राष्ट्रपति शासन के बारे में शो करता है। और लास्टली आप लोग को जो होता है वह 360, जिसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। क्लियर है। ये याद करना पड़ेगा। इसी बीच में आप लोग को बताना चाहता हूँ आर्टिकल नंबर 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करता है। यानी कि 358 और 359 ये बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार में जो पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उस पर ये वर्णन करता है। तो आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 द्वारा किए गए मूल अधिकारों से निलंबन से संबंधित है। वही आर्टिकल 359 मूल अधिकारों से निलंबित अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को छोड़कर से संबंधित होते। क्लियर है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आप लोग को जानकर काफ़ी हैरानी होगा, भारत में अभी तक आर्टिकल नंबर 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार लगा। कितना बार लगा है? 3 बार। तीनों बार आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लगा था, सबसे पहली बार लगा था अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर 1962 से लेकर तक जनवरी 1968 तक लगा था। क्लियर है। इसका तत्कालीन कारण था भारत और चीन का युद्ध था, भारत और चीन के युद्ध की वजह से। क्लियर है। देन इसमें आप लोगों को बताना चाहता सेकंड जो टाइम से लगा था वह 1971 से, देखिए 1971 से 1977 के बीच में लगा था। इसके पीछे भी कारण जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण लगाया था। और लास्टली आप लोग भी पढ़े होंगे 1975 में लगाया था, यानी कि 25 जून था सर। हाँ, और याद रखें 25 जून से इस बार हम लोग संविधान हत्या दिवस भी मनाए थे। तो 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों में रोक सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखें राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए रोक सकता है। कितना दिनों के लिए? 14 दिनों। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। देखिए धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया था। क्लियर है। और याद रखिए आर्टिकल नंबर 109 के तहत धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। क्लियर है। और धन विधेयक का जो आर्टिकल होता है यह आप लोग का 110 में इसका परिभाषा का जिक्र किया गया है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा CRISPR केस 9 तकनीक, जिसे हाल ही में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला, का प्राथमिक अनुप्रयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीन एडिटिंग होगा। क्या होगा? जीन एडिटिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, जीन एडिटिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सस्य पादक प्रजनन, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनोमा, टेक्नोलॉजी का कृषि में किस उद्देश्य के लिए प्रमुखता से उपयोग किया जा रहा? तो फ्रेंड इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया था। इसका राइट आंसर होगा पौधों में रोग निदान के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा आप लोगों को पशुओं में होने वाला खुर पका मुंह पका रोग किसके कारण होता है? तो अल्टीमेटली ये जो होता है वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए
चलिए इसके बारे में क्या बताऊं, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका है। तो लिखा है, पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का विजेता टीम कौन सी रही? तो याद रखिएगा अपना प्यारा देश भारत रहा है। तो पुरुष एशिया हॉकी का जो विजेता रहा 2025 का, अपना प्यारा देश भारत रहा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टीम इंडिया ने साउथ कोरिया को 4-1 से फाइनल में हराकर खिताब को जीता है। तो किसको हराया था? साउथ कोरिया को। कितना से? 4-1 से हराया था। इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काम आ सकता है। 4-1 से हराया था, क्लियर है। अब भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के वर्ल्ड कप में जगह भी बना लिया, क्लियर है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगा, एशिया कप हॉकी का आयोजन, ये एशिया कप हॉकी का जो आयोजन हुआ था वह 29 अगस्त से, क्योंकि 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 के बीच में खेला गया था, जो कि भारत के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया था, क्लियर है। चलिए, और एशिया कप 2025 का जो शुभंकर था वह चांद था। ये क्या था? ये चांद था। ये तो सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस शहर में शुरू हुआ? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स याद रखिए, अभी बात करना चाहते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव है। कौन है ये? मोहन यादव है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल है। मंगू भाई पटेल है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए, ये जो आयोग बना था ये 2007 में बना था। कब बना था? 2007 में। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ याद है केंद्र राज्य संबंध जो था वह सहकारी आयोग भी होता है, जो कि 1983 में गठित हुए थे। 1983 में गठित हुए थे, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। अब 25 जनवरी को देखिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसके पीछे तत्कालीन कारण ये है, याद रखिए भारत में 25 जनवरी को ही देखिए, 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329, जो कि भाग नंबर 15 ही है ना, हाँ, भाग नंबर 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस किया गया। और वही वर्तमान से भारत के 26वें निर्वाचन आयोग का नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार है। क्या ये? ज्ञानेश कुमार है। इससे पहले कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राजीव कुमार थे। तो ये भारत के 26वें यानी कि निर्वाचन आयोग कौन है? तो याद रखें, मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार है। चलिए, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ और मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंस का। तो इम्पोर्टेंस ये रहा, 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं, क्लियर है। वही 25 मार्च को क्या मनाते हैं? तो गुलामी के शिकार और दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, स्मरण दिवस। वही 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस भी मनाते हैं। कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये तो क्वेश्चन इजी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेलवे, तो रेलवे क्या सार्वजनिक क्षेत्र हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए को कर देंगे। अब बात करते हैं टिस्को, तो टिस्को तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ये स्पेशल होता है, प्राइवेट है। तो रिलायंस भी प्राइवेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी क्या है? प्राइवेट है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखें, NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसका मुख्यालय क्या है? मुंबई है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कलारी पयट्टू बोलते हैं, कलारी पयट्टू बोलते हैं। अब देखिए, मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाते हैं, यानी मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। मार्शल आर्ट या लड़ाई की कलाएं विधिवत अभ्यास या प्रणाली का ही बचाव के लिए परंपराएं हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गटका आप लोग लिखिए, गटका कहाँ का होता है? गटका फ्रेंड्स आप लोग लिखिए कहाँ का होता है मार्शल आर्ट। गटका के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में। कहाँ पे? पटियाला में है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, पटियाला में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ चुके हैं हम लोग, रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। क्या देखिए, यानी कि ओवरऑल आप लोगों के सामने मैं 50 क्वेश्चन जीके जीएस का मैं पूरे बता दिए, जिसमें करंट अफेयर के भी थे। अब देखिए, इस टाइप से आप लोग का रीजनिंग क्वेश्चन आ चुका है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देन आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन होगा। तो हम अब आप लोग के साथ डायरेक्टली मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या है। मैथ्स का भी क्वेश्चन देख लीजिए, मैं किस टाइप से बताता हूँ, आप लोगों को ट्रिक से ही बताने का प्रयास करूँगा। तो
कैसा लगा जीके जीएस फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और भी इसमें जितने क्वेश्चन है सारे देख लीजिए, आप लोग का कन्फ्यूजन को भी दूर हो जाएगा, केवल देख लीजिए। और जिस टाइप से आप लोग बताएगा उसी के प्रकार मैं आप लोग को डिस्कस भी करूँगा। एक में सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दें या फिर केवल आंसर के लिए डिस्कस करें, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यदि x बराबर 8 प्लस रूट 5 है और y बराबर 8 माइनस रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ से एक इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई लेते हैं, तो x प्लस वाई लीजिएगा तो 8 प्लस क्या लिखिए 8, देखिए x का वैल्यू 8 प्लस रूट 5 है, देन y का वैल्यू लिखा 8 माइनस रूट 5 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो देखिए 8 और 16 आ गया, यानी कि टोटल वैल्यू आ गया 16। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड, आप लोग बता सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसकी के रिगार्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। तो x प्लस वाई का वैल्यू 16 था, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 हो गया। देन आप लोग को निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप लोग का ये आ गया प्लस 2xy। तो xy निकालने के लिए x को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, रूट 5 इंटू रूट 5 केवल 5। तो 64 में से 5 को करेंगे तो कितना आएगा 59 आएगा। तो 2 को हम लोग 59 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेगा तो ओवरऑल कितना था 256। 256 में 59 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 118। तो 256 में 118 घटाएगा तो 138 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर लगता है, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो 138 आंसर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग खुद CBT 2 का पेपर लिख रहे हैं और मेरा टारगेट ये हो क्वेश्चन को केवल आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके निम्नलिखित डाटा के बहुलक का परिकलन करें। इसको केवल हिंट्स करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मूलानुपाती सूत्र का सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया भी था बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन। देखिए मैं लिख देता हूँ 3 मीडियन या फिर 3 मीडियन लिखिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले मीडियन निकालना है, देन आप लोग को मीन निकालना, फार्मूला पे अप्लाई कर देना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप लोग निकालिए तो मीन, तो आप लोग जानते होंगे मीन का अर्थ होता है सारे को सम कर दीजिए, देन टोटल संख्या से डिवाइड करिए। तो सारे को सम कीजिए तो आप लोग के सामने 264 आएगा, टोटल संख्या 12 था। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप लोग के सामने मीन आ गया 22। देन आप लोग को मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया ये सब सारे, इसे आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में बदलिएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में बदलने के बाद क्या कि एन का काउंटिंग कीजिएगा। तो एन काउंटिंग कीजिए तो आप लोग का ये सम संख्या आ रहा, तो सम संख्या के फार्मूला को अप्लाई कर लीजिएगा। तो देन आप लोग का फार्मूला आप लोग को पढ़े भी थे, हमें बताया भी था। देखिए यार बहुत दिक्कत रहा। हाँ, तो n/2वां पद होता है प्लस n/2 प्लस 1वां पद का ही एवरेज होता है, बाय 2 करते हैं। तो देन फ्रेंड इस टाइप से अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मीन, तो मीन का वैल्यू मैं कितना लाया था, तो मीन का वैल्यू आप लोग के बीच में मैं ला दिया था 22। देन मीडियन का वैल्यू, तो मीडियन का मैं अभी जस्ट आप लोग के सामने वैल्यू ला रहा हूँ 23। आप लोग को मोड निकालना, तो मोड के लिए फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। क्या होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो 3 मीडियन का वैल्यू 23 था माइनस 2 मीन, मीन का वैल्यू 22 था। तो 22 23 को 3 से गुना कर 69, 69 में से 44 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो 24 बचेगा, 25 बचेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उसकी आयु का अनुपात 2:5:7 है। तो सबसे छोटे व्यक्ति का आयु क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए 3 व्यक्ति का औसत आयु 56 है, तो 56 को 3 से गुना करेंगे तो 168 आ गया, यानी कि 3 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो गया 168 वर्ष हो गया। अब देखिए अनुपात दिया हम लोग को बोला सबसे छोटे कितना 2 लिख रहा था, 2 रेशियो का टोटल कितना है 7, 5, 12, 2, 14, 14 से डिवाइड करें टोटल कितना था 168 था। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल तो 14 का पारा में ये देखिए कितना बन रहा था 14 कम 14 18 यानी 12, तो 12 को 2 से गुना करें कितना है 24 आ था, यानी 24 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है, वही बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि ए का x लीटर मिश्रण बी के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:5 होता है। तो XY का मान निकालना। फ्रेंड्स अगर आप लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का 3:10 आ जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर लीजिए। क्लियर है। देन आप लोग को मैं बता भी दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग को देखना पड़े इसका हाइट कितना है, तो 63 लिख रहा। देन
आप लोग को लिखा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो देखिए लिख रहा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना। तो इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है इसका कितना गुना, 5 गुना। पाई पाई कैंसिल करें, एक आर से ये कैंसिल हो गया। देन एल का जो वैल्यू बच गया 5 इंटू आर, 5 इंटू क्या बच गया, आर, 5 इंटू आर बच गया। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं हम लोग फार्मूला जानते हैं स्लंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए एच का वैल्यू कितना लिख रहा है, 63 लिख रहा। तो हम लोग जानते हैं देखिए हम लोग एल स्क्वायर देखिए फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो इसी का फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस टाइप से बनाना है। सबसे पहले देखिए एच का वैल्यू अगर देखे होंगे तो 63 था। क्लियर है। और देन अभी आप लोगों के सामने मैं खुद एल का वैल्यू लाया था, कितना था, 5 आर था। तो आप लोग तो निकाल सकते हैं ना। तो इस फार्मूला का यूज किया ना, तो देखिए एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं निकाल कर। तो एल का वैल्यू 5 आर था, तो 5 आर का लिख देंगे, तो यहाँ पे 5 आर का होल स्क्वायर होगा। देन एच का वैल्यू 63 था, तो 63 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। देन आर स्क्वायर, तो यहाँ से आप लोग अगर आर स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग के सामने जो आ जाएगा देखिए 63 गुना 63 बाई कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना है, 24 आ जाएगा। क्लियर है, 24 आ जाएगा। हाँ ठीक है। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग आप शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 कर देंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 तो पाई आर हो गया। आर स्क्वायर का वैल्यू भी कितना आया था, 63 गुना 63 था, बाय एच का वैल्यू कितना था, 24 था। तो पाई आर स्क्वायर हो गया एच का वैल्यू 63 था। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 109145 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बी डी बराबर 70 सेंटीमीटर, ए एल परपेंडिकुलर बी डी है और सी एम परपेंडिकुलर बी डी इस प्रकार है कि ए एल बराबर 18 सेंटीमीटर और सी एम बराबर 20 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एबीसीडी आप लोगों की चतुर्भुज बनाना है। अब इसमें विकर्ण को शो करना है। तो चलिए देखते हैं विकर्ण किस टाइप से बनाना है। तो इसमें क्या लिखा, ए एल परपेंडिकुलर, देखिए सबसे पहले ए बी सी डी को ड्रॉ कीजिए ना। तो इसमें देखिए चतुर्भुज बना ए बी सी डी। तो ए बी सी डी अगर आप लोग निकालते हैं तो देखिए ए आप लोग का ए हो गया, ये आप लोग का बी हो गया, ये आप लोग का सी हो गया, ये आप लोग का डी हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए एल परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा कुछ, इसमें नहीं दिख रहा क्या, ये विकर्ण बी डी है। तो देखिए विकर्ण आप लोग का बी डी हो गया। अब देखिए ए एल परपेंडिकुलर यानी कि देखिए ए एल, तो ए एल परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना लिख रहा, 18 लिख रहा। देन सी एम का वैल्यू, तो सी एम का वैल्यू आप लोग के सामने 20 लिख रहा है। अब आप लोग बना सकते हैं ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लोग को कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आप लोग पढ़े होंगे, हाफ इंटू हाइट इंटू दोनों परपेंडिकुलर का सम होता है। यानी फिर हाफ इंटू दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई गुना दोनों परपेंडिकुलर होता है उसका सम करते हैं। तो इस फार्मूला को अगर यूज करते हैं, देखिए सबसे पहले हाफ करेंगे। क्लियर है। देन परपेंडिकुलर वैल्यू, तो पी डी कितना था, 70 था। दोनों परपेंडिकुलर को सम करते हैं, यानी एक 18 था और एक क्या था, 20 था। ये तो ये आप लोग सम कर दिए। ये झारखंड सीजीएल में क्वेश्चन स्टेप से आया था। तो ये आप लोग कितना है, 35 आ रहा। तो 35 सारा इधर आ गया। 18-20 कितना होता है, तो 18-20 होता है 38 होता है। अगर आप लोग इसको गुना करते हैं तो आप लोग के सामने जो बचेगा 31333 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये तो क्वेश्चन एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड्स एलसीएम अगर आप लोग निकालते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग देखेंगे अगर 2 है तो 2 का देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है। तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 ले लेंगे। देन 9 का मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 ले लेंगे। देन 13 का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, 2 ले लेंगे। और 19 का पावर मैक्सिमम 2 है तो 2 ले लेंगे। इस टाइप से अगर आप लोग कहीं लिख रहा तो क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट पाइप ए द्वारा 5.6 घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करने पर पाइप ए और बी प्रत्येक को 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाता है तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं, काफ़ी फ्रूटफुल वे में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। सबसे पहले देखिए एक टैंक जब पूरा भरा था तो ऑटो देखिए ए का, सबसे पहले देखिए ए आप लोगों को कितना घंटा में खाली करा तो 5.6 हो गया। क्लियर है। देन बी का अगर देखिएगा तो 7 घंटा लिख रहा है, बी आप लोग का 7 घंटा लिख रहा है। क्लियर है। अब लिखा है यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करके पाइप ए और बी में से प्रत्येक को 1-1 घंटा के लिए एकांतर रूप से चालू करते हैं। सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर एफिशिएंसी निकालेगा तो 28 आएगा। क्या आएगा, 28 आएगा। आप लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ से अगर डिवाइड कीजिए तो आप लोग के सामने आएगा देखिए 28/8
यहाँ पे अगर निकालेगा ना तो 5 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 के रूप में आएगा। देखिए इसका एफिशिएंसी तो 4 के रूप में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप निकालिए तो 0.5 के रूप में आ रहा है, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहला घंटा में 5 के रूप में आ रहा है, ये आप लोग का +4 में आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो टोटल 47 आ जाएगा, क्या जाएगा 47 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री कोण अंतरित करती है। जीवा एबी को बिंदु पी पर बढ़ाया जाता है तो कोण क्या लिख रहा सी बी पी किसके बराबर होगा। तो ये तो क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले क्या लिखा, देखिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड लिख रहा केंद्र ओ है, तो चलिए मान लीजिए केंद्र ओ है। केंद्र ओ वाले वृत्त में चाप एबीसी है। तो फ्रेंड चाप एबीसी निकालना, चलिए मान लीजिए ए आप लोग यहाँ ले लिए, क्लियर है। देन हम लोग बी ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग सी मान लिए। तो आप लोग एक चाप हो गया, देखिए हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। पर चाप एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री का केंद्र बनाता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 134 डिग्री का एंगल बना रहा। तो जीवा एबी को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, यानी जीवा जो एबी है ना इसको बिंदु पी तक, यानी हम लोग लास्ट यहाँ तक पी तक बढ़ा देते हैं। तो एंगल सी बी पी किसके बराबर होगा, सी बी पी। तो हम लोग यहाँ से सबसे एंगल ये डी ले लेंगे, यहाँ से हम लोग ए एंगल बना दीजिए, क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये जो होता है आप लोग का हाफ होता है। तो ये आप लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो 134 को हम लोग केवल 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 67 डिग्री है क्या ऑप्शन में। तो 67 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही जीवा नहीं है। तो राइट आंसर 67 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, हालांकि आप लोग बना लिए हो तो काफ़ी अच्छी बात है। एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 रुपये में बेचा होता तो इसका लाभ पूर्व की हानि के दुगना होता। तो मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले क्या बोला, हानि तो उठाता है लेकिन दुगना होता। तो देखिए लॉस के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तो हम लोग मान ली लॉस x मान लिया, क्लियर है। अब प्रॉफिट क्या बोल रहा था, इसका दुगना होता, तो हम लोग 2x मान लिया, क्लियर है। और हम लोग को क्या लिख रहा, एक आदमी 680 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। तो देखिए मान लीजिए कि 680 रुपये में बेच रहा, कुछ हानि, मान लीजिए x रुपये हानि उठाता है। यदि उसे 1070 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व की हानि का दुगना होता। तो हानि का दुगना यानी 2x मान लेंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना ये, तो यहाँ से आगे x का वैल्यू निकालेगा तो टोटल देखिए 130 आ गया, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन की लागत में तो 130 में हम लोग क्या करेंगे, 680 को हम लोग क्या करेंगे सम कर देंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 810 रुपये है ऑप्शन क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए और भी क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन को केवल एक बार देख लीजिए, हालांकि सॉल्यूशन आप लोग अपना भी रख सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिख रही है, ये सब सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, देख लीजिए आप लोग केवल इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक किराए की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतल खरीदे और 1 बोतल मुफ्त पाएँ। तो मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी छूट क्या, जब भी इस टाइप से आता ना कितना फ्री में दे रहा, 1, तो जो फ्री में देगा उसको ऊपर ले दिया टोटल। तो 5 और 1 कितना था 6, तो 1/6 क्या लिखेंगे, हाँ रुके, हाँ 1/6 गुना 100 करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग किया तो 16.67 हो जाएगा। तो है कि ऑप्शन द डी को क्लिक कर देंगे। प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितनी होगी, तो इसके लिए फार्मूला को यूज करना होगा। तो याद रखिए जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत बोलता है ना तो फार्मूला होता है n+1। तो प्रथम कितना था 92 था, तो 92 हम लोग 1 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 93। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है, आप लोग बना सकते हैं इसे आसानी से, क्लियर है। तो इसमें आप लोग HCF निकालिए तो 13 आ जाएगा। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन थोड़ा प्रोसेस का है और आप लोग बना लीजिएगा ऐसे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देन ये क्वेश्चन तो इजी है, इससे भी आप लोग बना सकते हैं। अगर इसको बनाते हैं 60 नंबर क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर आएगा 24 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 2048√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए सबसे पहले समषष्ठभुज जो होता है आगे हम लोग देखिए हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है √3/4 a² होता है, क्लियर है। अब इसमें समषष्ठभुज 6 है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें। अब इसका एरिया कितना लिख रहा था 2048 तो है, साथ साथ √3 कैंसिल हो गया, क्लियर है। आप लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकालेगा, तो ए का वैल्यू जब निकालेगा तो आप लोग के सामने आ जाएगा 64√3/3 आ जाएगा, 64√3/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करना पड़ेगा आप लोग को। चलिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्षों में बढ़कर 806 रुपये हो जाती है। यदि धनराशि समान रहे तो 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में यह कितनी गुनी हो जाएगी। ये तो और क्वेश्चन ईजी है, तो कितनी गुनी हो जाएगी ना,
तो चलिए देखते हैं किस टाइप से इसको बनाना है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला तो 5 है यहाँ पे 6 वर्ष के लिए, तो 5 6 कितना हो गया 30 वर्ष हो गया। और मिश्र धन देखिए 30 हो गया, तो हम लोग क्या करें 100 में हम लोग 30 को ऐड कर देंगे, तो 100 + 30 कितना हो गया 130। तो नया अमाउंट क्या आ गया 130 आ गया। दूसरा शर्त के अकॉर्डिंग देखिए 12 था, इसको 5 से गुना, 12 5 60 हो गया, और 100 में 60 को जोड़ देंगे। ये आप लोग का 100 था, ये 60 कर देंगे, 100 + 60 कितना हो गया 160 हो गया। देन क्या करेंगे हम लोग 160 ये ना, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप ये इसमें लिख रहा 806 रुपये बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है। देखिए यहाँ पे मैं प्रोसेस बताओ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देखे होंगे 130% का जो वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा था वो 806 लिख रहा था, क्लियर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 160% का, तो इसको x मान लिए, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा ना। तो अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना पड़ेगा 160 गुना 806 करना पड़ेगा, देन आप लोग को 130 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 992 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, आलोक, गीता, सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 59,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है, तो अर्जित कुल लाभ का 31% दान दिया जाता है, तो शेष को उसके निवेश का अनुपात में से इसमें उनके बीच विभाजित किया जाता है, तो सुरेश का हिस्सा क्या होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो देखिए आलोक का है, फिर यहाँ पे गीता का है, देन आप लोग का सुरेश का है। तो आलोक का तो 56 जीरो को हटा देते हैं, यहाँ पे बचेगा 56 बचेगा, देन यहाँ पे क्या बचेगा 52 बचेगा, यहाँ पे 69 बचेगा, और टोटल ओवरऑल लाभ देखिए तो 76700 है, क्लियर है। अब इसमें आप लोग थोड़ा देखिएगा, कुल लाभ का 31% दान में देता है, तो दान में देता है तो देखिए 7670 है, 31% जब दान देता है तो हमारे पास शेष कितना बच जाएगा 69% बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोग का जो शेष लाभ बचेगा कितना बचेगा 52,923 बच गया। ये आप लोगों का तो बच गया, क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें से सुरेश का हिस्सा निकालेंगे, तो सुरेश का हिस्सा अगर आप लोग देखे होंगे तो सुरेश का 69 था, तो हम लोग क्या करेंगे 69 करेंगे ओवरऑल। ये कितना था, पहला का 56 था, देन नेक्स्ट का था 52 था, और लास्टली 69 था। इसको गुना कर देंगे 52923 से, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 20,631 रुपये आ जाएगा। तो 20,631 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, ये सब सारे क्वेश्चन को फ्रेंड देख लीजिए, इसी टाइप से में पूछा जा सकता है। वैसे इसका लेवल कुछ ज़्यादा दे दिया, वैसे आप लोग देख लीजिएगा इस टाइप से दिया। देखिए ये भी आप लोग के लिए औसत है, तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, देन टोटल से डिवाइड कर दीजिएगा, क्लियर है। तो इसको सॉल्व किए तो 820 रुपये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 820 रुपये आ जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए 403, 434 और 465 का केवल और केवल HCF निकालना है। तो HCF निकालेगा तो 31 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। यदि अनिल प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करने में 5 दिन लेता है, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करने के लिए उसे पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ये तो असली मसाले सच MDH वाला हो गया। तो MDH मसाला का यूज कर देखिए 8 गुना 5 करेंगे गुना 6 गुना x कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 बार में करिए 4 बार में, तो 4 × 5 = 20/3 करेंगे, तो पूर्णांक में लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये आप लोग का है, देख लीजिए डायग्राम का क्वेश्चन आए गए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसकी विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालने बोले तो इसका फॉर्मूला होता हाफ लिखिएगा इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर दिया। तो विकर्ण का वैल्यू कितना लिखा था 14 था, तो 14 गुना 14 लिख दिया। अब सॉल्व किया 2 का पावर 14 7 और में आता है, तो हम लोग यहाँ पे गुना किए तो टोटल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन इजी है, आप लोग बना सकते हैं। एक नाविक धारा के प्रतिकूल, तो हमेशा जब भी प्रतिकूल जाता है तो आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था फॉर्मूला क्या लेते हैं प्रतिकूल में x - y। तो x में 4 बार क्या दूरी बटा समय, 2 को 1 से डिवाइड करें 2 आ गया। देन अनुकूल, तो यानी दोनों को सम करेंगे तो x + y 1 किलोमीटर 60 मिनट में तय करती है, तो यानी 1/10/60 करते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप लोग को क्या करना था यहाँ पे स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, तो 6 2 8 8 का था कितना होता 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना था 6 और चाल कितना था 4। तो यहाँ पे टोटल के 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट है क्या, बिल्कुल। तो 1 घंटा 30 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए सारे क्वेश्चन ईजी हैं, आप लोग बना सकते हैं। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो बने हुए त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे θ/360 का फॉर्मूला जानते हैं इंटू 2πr + 2r कर दीजिए, क्लियर है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कीजिए तो 30.28 आ जाएगा।
ये भी क्वेश्चन इसको पुट करके बना सकते हैं, दो आ जाएगा आंसर। अब क्या है देखते हैं, क्वेश्चन लास्टली है क्या ये, कुछ देखिए, यदि 7 cos a बराबर 6 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे 7 cos a लिख रहा था, हम लोग cos a का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 6/7 आ गया, 6/7 आ गया। क्लियर है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं cos a निकालना, मान लो a है आपका, ये b है और ये आप लोग का c है। तो यानी बेस का वैल्यू 6 है और हाइपोटेनस का वैल्यू 7 है। देन आप लोग का परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे √13 आ जाएगा। अब फार्मूला पुट कर दीजिएगा, आप लोग बना सकते हैं इस टाइप्स का क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल देखिए और देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा का वैल्यू 1 है, तो जो कि लिख रहा है 6 थीटा का न्यून कोण है, तो cot 5 थीटा का मान क्या होगा। देखिए जब भी न्यून कोण आता है और इस कंडीशन में आता है ना, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ θ1 + θ2 दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कितना था, 90 डिग्री होता है। तो tan θ1 और tan θ2 = 1 हो जाता है। क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, दोनों को सम करेंगे। तो 4 थीटा अच्छी, देखिए दोनों को सम कर देंगे, यानी 4 थीटा + 6 थीटा = क्या करेंगे, 90 कर देंगे। अब देखिए 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। देन थीटा का वैल्यू कीजिए तो 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए हम लोग cot 5 थीटा, तो cot हो गया 5 को 9 से गुना 45, तो cot 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये सब क्वेश्चन इजी है, आप लोग बना सकते हैं, देख लीजिए। ये सब सारे क्वेश्चन केवल एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ये क्वेश्चन पैटर्न, पूरा देख लीजिए। देन आप लोग को और भी क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। तो ये सब सारे थे। बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को आज मैं स्किप कर देता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को दिखा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को बता दूंगा। क्लियर है। तो ये सब सारे पैटर्न को भी देख सकते हैं। अगर आप लोग का आंसर चाहिए होगा तो मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। तो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन भी इजी हैं और जो होंगे सारी चीज़ को मैं डिटेल से बता दूंगा। क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स आप लोगों को किस टाइप से प्रिपरेशन करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारी चीज़ को बता दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय सागर कुमार। थैंक यू सो मच।